ओके, वेलकम बैक। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, लेकिन किसी भी वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स डिस्कस नहीं किया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में भी सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के नेशनल इनकम कहें या फिर आप कहें मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट नहीं होती है। जिसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। फर्स्ट टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। कौन सी? इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या भाई? हमने तो पॉलिटिकल बाउंड्री सुनी है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं सुनी। इकोनॉमिक टर्म से ये डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री से कुछ अलग होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। बेटा साथ साथ में मैं नोट्स भी लिखते चल रहा हूँ, और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आप लोगों को बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री ये बहुत शॉर्टर टर्म है। नेशनल इनकम चैप्टर से बात करें या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी के लहजे से अगर बात की जाए तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री में कौन सी चीज़ें ऐड होंगी? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। जो भी आपके शिप्स और एयरक्राफ्ट जो हमारे इस कंट्री के जो रेसिडेंट हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो ओनर हैं, वो शिप आपकी इंडियन ओशन में हो या फिर पैसिफिक ओशन में हो, कहीं भी हो, बट वो जो एरिया है, शिप का एरिया है, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, आपकी कंट्री का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। दूसरा हो गया फिशिंग वेसल्स, एयर एंड नेचुरल रिग्स, floating platform operated by normal resident in the international waters where they have exclusive right of operation। क्या कह रहा है कि फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स हो गए, और उसी नेचर के जो वेरियस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं इंटरनेशनल वाटर बॉडी में, जहाँ के लिए उनको परमिशन मिली हुई है, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स क्या कहलाएंगे? हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। थर्ड, एम्बेसीज, कंसल्टेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। एम्बेसीज, कंसल्टेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जैसे इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में हो तो वो जो बिल्डिंग है वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाती हैं। साथ ही कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, मीन्स उनको हम इंक्लूड नहीं करते, बेशक वो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हो। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे हमने अभी एम्बेसी की बात की ना, कि हमारी एम्बेसी अगर किसी दूसरी कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। उसी तरीके से अगर दूसरी कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी।
ठीक। और दूसरा, जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो बिल्डिंग है, जैसे यूएन की, WHO की, इनकी जो बिल्डिंग्स किसी भी कंट्री में लाई कर रही हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती, वो एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी आपको समझ में आया। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग ships and aircraft operated by a resident, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by normal residents in international water body, plus embassies, consulates and military establishment of a country located abroad। वो सारी चीज़ें क्या होंगी? इंक्लूड हो जाएंगी मिलके डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। सेकंड टॉपिक है हमारा, जो सेकंड इम्पोर्टेंट टर्म है, उसे हम कह सकते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद हम लोग रीड करने वाले हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मली जो बोला जाता है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल or an institute who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। मीन्स क्या कह रहा है कि एक नॉर्मल रेसिडेंट या एक एन इंडिविजुअल नॉर्मली या ऑर्डिनरी वे में किसी कंट्री में रिसाइड कर रहा हो, रह रहा हो, एंड his or her economic interest should also lie in that country। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स वहीं वो अर्न कर रहा हो, वहीं कंज्यूम कर रहा हो, वहीं पे वो सेविंग्स कर रहा हो, वहीं पे इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें जब एक ही कंट्री में एक साथ होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहलाती हैं। तो कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनरली किसी कंट्री में रिसाइड कर रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई कर रहा हो, तब वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाता है। क्लियर? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दो बातों पे लाई करता है। पहला, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात की थी अभी। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दो बातों पे लाई करता है, इम्प्लाइज करता है। द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सिचुएटेड हो या लोकेटेड हो या रिसाइड कर रहा हो। एंड सेकेंड, उसकी जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारी कंट्री के अंदर ही हो रही हो, तब वो क्या माना जाता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट माना जाता है। ओके, कुछ लोग जो इंक्लूड नहीं किए जाते नॉर्मल रेसिडेंट में, वो कौन कौन से होते हैं? जो फॉरेन टूरिस्ट या फिर विजिटर्स आते हैं, वो घूमने के लिए आते हैं 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने, ठीक है, वो घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, हॉलीडेज मनाने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल पर्पस से आ रहे होते हैं, कुछ लोग स्टडी पर्पस से आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। सेकंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन गिवन कंट्री। क्या कह रहा है कि फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी में जो फॉरेन स्टाफ है वो नहीं माना जाता नॉर्मल रेसिडेंट, उनके ऑफिशियल्स नहीं माने जाते, यहाँ तक कि डिप्लोमेट्स और मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वो भी नहीं माने जाएंगे। अगर कोई इंटरनेशनल बिल्डिंग है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंट्री में सिचुएटेड है, जैसे यूएनओ या फिर WHO, ठीक है, तो वो भी जो है आपके नॉर्मल रेसिडेंट्स के पार्ट में नहीं आता है,
ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है तो उसे उसी कंट्री का रेजिडेंस माना जाता है जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, ना कि जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा हो। तो एक बात ये भी जानने वाली है, ठीक। जो क्रू मेंबर होते हैं फॉरेन वेसल्स के, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स या फिर सीजनल वर्कर्स, उन्हें, ठीक है, जो मेनली 1 साल से कम रहते हैं किसी भी कंट्री में, उन्हें भी हम क्या उसी कंट्री का रेजिडेंस मानते हैं जिस कंट्री के वो मेनली सिटीजन्स होते हैं, जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट का। अब नॉर्मल रेसिडेंट की जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आता है सिटीजनशिप का, कि सिटीजनशिप और नॉर्मल रेसिडेंटशिप में क्या डिफरेंस है। तो सिटीजनशिप का मामला आप सबको क्लियर है कि कोई किसी कंट्री का सिटीजन कब माना जाता है। मेनली जब कोई किसी कंट्री में जन्म लेता है तो वो उस कंट्री का सिटीजन हो जाता है, या फिर कुछ लीगल प्रोविजंस अगर अलाउ कर रहे हैं टू बिकम अ सिटीजन और उस पर्टिकुलर पर्सन को अलाउ किया गया है, ठीक है, उसे सिटीजनशिप दी गई है, तो हम उसे सिटीजन मानेंगे। अदरवाइज उसे हम अपनी कंट्री का सिटीजन नहीं मानेंगे, बेशक वो 1 साल 2 साल नहीं 10 साल 20 साल से रह रहा हो, ठीक है। तो इंडियन लॉ उसे डिसाइड करता है कि उसे सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है। अगर किसी का बर्थ हो रहा है तो वो बाय बर्थ हमारे कंट्री का सिटीजन माना जाता है। लेकिन रेसिडेंटशिप में मसला कुछ अलग है। रेसिडेंटशिप में क्या है कि कोई भी आके नॉर्मली रिसाइड कर रहा हो हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में नॉर्मल रिसाइड कर रहा हो फॉर मोर देन 1 ईयर एंड his center of economic interest also lies in the same country। उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी सेम कंट्री में लाई करना चाहिए, तो क्या माना जाता है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा। ओके, तो अभी हमने दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में पिक किए हैं। कॉन्सेप्ट्स में हम आगे बढ़ेंगे जब आप मुझे सपोर्ट करें।